हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो बार बार आपको बीपीएससी और भी अदर एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इसको पूरा हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे 50 प्रश्नों का, उसका पूरा विश्लेषण भी यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको कल डाल दिया गया था, व्हाट्सएप पर भी आपको डाल दिया गया है। जो भी लोग व्हाट्सएप अगर ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारा नंबर है 7857824310। तो जी हाँ, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7857824310। इस पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बीपीएससी का भी ग्रुप है, दरोगा का अलग ग्रुप है, स्टेट का अलग है, सीटेट का अलग है। तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको इस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे भाई। और ये आपका फेसबुक पेज है। और दोस्तों, आज का ये मोटिवेशनल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। कह रहा है कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपनी जीवन में कभी कुछ खोया है, उसके बाद जब उसको पाइएगा तो मज़ा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो सभी की लाइफ में आता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ, तो इसके लिए घबराना नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब भी हार मिले तो उससे कुछ न कुछ सीखना है और आगे फिर से उसमें जुड़ जाना है, ताकि एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी मोटिवेशनल लाइन से दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन भारत का इतिहास से पहला प्रश्न क्या है? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए, ये जो 10 राजाओं का जो युद्ध है ना, इसी को कहा जाता है दशराज युद्ध भी कहा जाता था। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? दशराग युद्ध। इसी को दशराग युद्ध भी कहा जाता है दोस्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। आपका ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरुषनी नदी। और पुरुषनी नदी को ही वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसी को कहा जाता है आपको रावी नदी। ठीक है, रावी नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जी हाँ, सोम क्या था? तो सोम जो था ना, एक पेय पदार्थ था। सोम क्या था? तो सोम एक पेय पदार्थ है। ठीक है, पीने वाला एक पदार्थ है। तो ऋग्वेद जो आपका 4 वेद में जो सबसे पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है ये पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में टोटल आपका 10 मंडल है इसमें। ठीक है, कितने मंडल है? 10 मंडल है। और नवम मंडल जो 9वां मंडल है उसमें 114 मंत्र सोम को समर्पित है। जो 9वां मंडल है दोस्तों उसमें 114 मंत्र है। ठीक है, 114 मंत्र है। और ये जो मंत्र है किसको समर्पित है? तो ये सोम को समर्पित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो सबसे सोम को जो समर्पित जो मंडल था वो था आपका 9वां मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी, यानी कि 9वां मंडल। ठीक है, चलिए, और देखिए ऋग्वेद का जो ये 10वां मंडल था, है ना, 10वां मंडल में किसका वर्णन मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है कि इसमें वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में क्या मिलता है? वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है आपको 10वें मंडल में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका थर्ड नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जी हाँ, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो सोम एवं इस पेय पदार्थ नामकृत देवता को। अभी आपको बता दिए, है ना, सोम को समर्पित है 9वां मंडल, है ना। टोटल मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो टोटल 10 मंडल है, याद रखिएगा आपको। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर की गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जी हाँ, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ, वही गायत्री मंत्र। और ये जो गायत्री मंत्र मिलता है आपका ऋग्वेद में आपको मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार आप याद रखिएगा, इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके
विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र जो है इसके रचनाकार हैं। किसका? तो गायत्री मंत्र का। देखिए ये जो मंत्र है ना, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। ठीक है, याद रखना है आपका तीसरे मंडल। अगला सवाल पे चलते हैं। आपका सवाल नंबर है 5। पाँचवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, और ये अंतिम तीर्थंकर थे। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये वैशाली में हुआ था। और वैशाली में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ पर वैशाली भी दिया हुआ है और कुंडग्राम भी दिया हुआ है, लेकिन वैशाली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैशाली में ही एक जगह है कुंडग्राम, वहीं हुआ था। तो एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है कुंडग्राम, तो आपको कुंडग्राम मारना है। बीपीएससी में देखिए क्या करता है ना कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक दे देगा। तो जब भी जन्म होगा किसी का भी, तो एक ही जगह ना होगा, दो जगह कैसे होगा? तो कुंडग्राम में ही होगा, है ना। वहाँ पर आपको नहीं मारना है ई नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? कुंडग्राम। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताइए? तो महावीर स्वामी जी थे, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये देखिए जन्म से संबंधित इसमें बहुत सारी सभी लोग गलती करते हैं। अधिकतर लोग 540 ईस्वी पूर्व जानते हैं। ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व जानते हैं, लेकिन ये गलत है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। और जो महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 527 BC में हुआ था इनका मृत्यु आपका। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पुराने बुक थे उसमें 540 मिलता है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। जो सही डाटा है आप गूगल भी करके देखिएगा तो आपको 599 ही मिलेगा, है ना। पुराना जो डाटा था वो 540 था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही है। 599 ईस्वी पूर्व में ये बिल्कुल सही है। यही इसी समय इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, अभी आपको बता दिया कुंडग्राम में हुआ था, है ना। कुंडग्राम को ही कुंडलपुर कहा जाता है। ठीक है, और ये वैशाली में पड़ता है, वैशाली के निकट है। इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का क्या नाम था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए माता का नाम, तो इनके माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, क्या नाम था? त्रिशला देवी। ठीक है, त्रिशला देवी इनके माता का नाम था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम आप नोट कर लीजिएगा। जो इनके पिता थे, पिता का नाम था दोस्तों, वो नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या नाम था? पिता का नाम था आपका सिद्धार्थ। और इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो महावीर के जो बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, क्या नाम था? नंदीवर्धन। देखिए दो ऐसा है ना, जैसे कि आपको महावीर स्वामी से और एक बौद्ध धर्म से फिक्स है कि बीपीएससी में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत आसान सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा आपको महावीर स्वामी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो देखिए महावीर स्वामी जो थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो आपको पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? तभी आपको बताए 527 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपको। पावापुरी राजगीर के समीप है ना, वहीं यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जी हाँ, तो भगवान महावीर जो थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, इनके जो शिष्य थे वो उनके दामाद थे। और उनका दामाद का क्या नाम था? जामाली। क्या नाम था? जामाली उनके दामाद का नाम था। तो वो थे आपके इनके प्रथम शिष्य। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 599 में जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनके पत्नी का क्या नाम था? जी हाँ, तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम पूछा जाता है, तभी आपको बता दिए। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा नाम था। ठीक है, यशोदा याद रखना है, यशोदा। इनके पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? तो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना इनके पुत्री का नाम था। और यही प्रियदर्शना का शादी किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था। और यही जो जमाली था महावीर स्वामी के दामाद हुए, और यही मतलब प्रथम शिष्य बने थे आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों वो है आपका 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 9। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। देखिए जो महात्मा बुद्ध थे दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोधगया में हुआ, निरंजना नदी के किनारे हुआ। ये 6 साल के लगातार तपस्या करने के बाद इनको 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वैशाख के पूर्णिमा के रात्रि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए, तो ये बुद्ध कहलाए, है ना। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और बुद्ध जो थे सबसे पहले जो अपना जो प्रवचन दिए थे, है ना, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और जो सबसे पहले दिए थे वो ऋषिपत्तनम में दिए थे। कहाँ दिए थे, ऋषिपत्तनम। और ऋषिपत्तनम को ही कहा जाता है आपको सारनाथ। ठीक है, वर्तमान में इसको सारनाथ कहा जाता है, उस समय इसको कहा जाता था ऋषिपत्तनम उस समय कहा जाता था इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऋषिपत्तनम। और इसी को कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, प्रथम जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, इन्हीं को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और अगला जो सवाल है दोस्तों ये भारतीय राज व्यवस्था से है, यानी कि आपका पॉलिटी से है अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल है आपका पॉलिटी का। और प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। देखिए एक नया राज्य बनाना है आपको, ठीक है। जैसे कि अभी आपको एक जो जम्मू कश्मीर बट के आपका 2 बन गया, है ना। तो वो नया जो राज्य बना वो किस प्रकार से बना, वो साधारण विधेयक से बना, या 2/3 बहुमत से बना, या 3/4 बहुमत से बना, या 2/3 या आधे का समर्थन से बना आपका। ठीक है, आप लोग देखिए अपना अपना कमेंट जरूर नीचे करते चलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा एक बार, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं रेगुलर अभी कर रहा हूँ, है ना। अभी आपका रेगुलर चलेगा ये क्लास आपका, ठीक है। और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए 67 BPSC, उसके बाद हम दूसरा टारगेट लेंगे आपका। अभी टारगेट हमारा क्या है, 67 BPSC, ठीक है। चलिए, तो एक नया राज्य बनाने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन और कैसा बहुमत चाहिए। तो देखिए नया राज्य बनाने के लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए दोस्तों, है ना। आपको क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। देखिए संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये कितने अनुच्छेद में अपनाई गई है ये आप ध्यान रखिएगा। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये 368 में अपनाई गई है, ठीक है। तो जो संसद है वो साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका A नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है मौलिक अधिकार भाग कितने में है दोस्तों, तो भाग आपका 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 है आपके पास मौलिक अधिकार। तो ये ऐसा मौलिक अधिकार कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन जो गैर नागरिक है यानी कि जो विदेशी नागरिक है ना, उनको प्राप्त नहीं है। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, याद रखिएगा। देखिए तो पहला कह रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में है आपका, ठीक है। कानून के समक्ष समानता जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में है। अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है ये अनुच्छेद आपका 29 में है। और जीवन और स्वतंत्रता का जो संरक्षण है दोस्तों ये अनुच्छेद कितने में है, तो ये अनुच्छेद है आपका 21 में है। तो इनमें से कौन सा जो आपका मौलिक अधिकार है ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, है ना। 1 और 3 जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है लेकिन विदेशी को नहीं है। और 3 नंबर आपका था कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी हमें स्वतंत्रता है लेकिन ये विदेशियों को नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 जो है ये आपको विदेशी लोग को भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एवं 3। 1 एवं 3 किस में दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका A।
चलिए अगला सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर, जैसे आपका घर है ना, आपका निजी भवन है, घर के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, पहले ऐसा अलाउ नहीं था, लेकिन ये अब अलाउ कर दिया है कि आप अपने घर पर झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है, मतलब कि ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है कि आप अपने घर पर भी अपने तिरंगे जो झंडा है, हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है, उसको फहरा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद कितने में कही गई है, तो ये जो अनुच्छेद कही गई है दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 के 1 के ए में कही गई है। ठीक है, ये चीज़ आप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में ये बातें कही गई है आपकी। ठीक, चलिए तो अगला सवाल है आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। जी हाँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रिपीट हुआ है हर एक एग्जाम से। क्या पूछता है कि संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए 86वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 ईस्वी में। कब हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ, और भाग 3 यानी कि आपका जो मौलिक अधिकार है ना, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के ए यानी कि इसको क भी आप कह सकते हैं, अनुच्छेद 21 के क इसमें जोड़ा गया, और इसमें व्यवस्था ये किया गया कि जो भी बच्चे हैं जिसकी उम्र कितनी है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जिसकी उम्र है, वो उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये बातें आप ध्यान रखना है ना, निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये बातें की गई थी कब, तो ये बातें की गई थी 2002 ईस्वी में। 86वें संविधान संशोधन भाग 3 21 के क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया करेगा। ये व्यवस्था आपको किया गया था 86वें संविधान संशोधन में। लेकिन शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, इसके तहत संसद के द्वारा एक पारित किया गया, और इसमें इसको जो लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। जी हाँ, तो मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। वो कौन सा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए ऑप्शन है सूचना का अधिकार। जी हाँ, देखिए सूचना का अधिकार दोस्तों ये भी आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन है काम के अधिकार, ये भी आता है आपको मौलिक अधिकार, नहीं काम के अधिकार आपका मौलिक अधिकार के नहीं आता है। शिक्षा का अधिकार आपका आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और मकान का अधिकार ये भी आपका नहीं आता है। देखिए यहाँ पर एक भी सही है और यहाँ पर सी भी सही है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी सही है और आपका सी भी सही है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। देखिए भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको पता है कि नीति निदेशक तत्व, इसी में किया गया है, नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है आपको भाग 4 में। और भाग 4 का जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ तक है, 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अब कह रहा है कि जो भाग 4 है उसमें निर्देशक सिद्धांत में कौन सा सूचीबद्ध है, तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है, समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें कहा गया है। तो ये अनुच्छेद कितने में है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 के घ में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक जो संहिता है ये है आपका अनुच्छेद 44। छोटे परिवार का मानदंड ये आपका गलत है, और आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये अनुच्छेद कितने में है, तो ये अनुच्छेद है 350 के क में।
ठीक है। तो 350 के क जो है ये तो भाग 4 में आपका आता नहीं है, भाग 4 में आपका यही दोनों आता है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2। अब देखिए नीचे आपको दिया हुआ होगा 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। और जो अगला सवाल है दोस्तों वो है आपका विश्व का भूगोल से। अगला सवाल किससे है तो विश्व का भूगोल से है। और भूगोल से भी कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको पता है, और ये लगभग में आपको पूछा गया है ना। तो लगभग क्या हो जाएगा दोस्तों, लगभग 8 मिनट लगता है आपका सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, 8 मिनट ऐसे 19 सेकंड लगभग लगता है ना, लेकिन यहाँ पर आपको 19 सेकंड नहीं दिया हुआ है, तो 8 मिनट आप यहाँ पर मार सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2-3 बार आपको हमेशा रिपीट होते रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 17 नंबर। प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। जो हमारी पृथ्वी है इसको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और ये भी आपको लगभग में बताना है। देखिए, तो हमारी जो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगता है दोस्तों 365 दिन। एग्जैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है आपको पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर। ठीक है, और ये कितना समय में हम लोग इसको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगता है ना। लेकिन अब दिन रात जो होता है वो 24 घंटा में एक चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेती है ना। तो ये आपको पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर कितना समय लगेगा। 365 से ज़्यादा दिन लग रहा है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए है ना। 365, 365.25, 365.50 सॉरी 365.75। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 365.25 दिन। ये आपका बिल्कुल ही सही है ना। ये आपका 100% सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ये एग्जैक्ट भी याद रखिएगा, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। जी हाँ, जो हमारी पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है तो 1 मिनट में ये कितना दूरी तय करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने वाला भी सवाल है आपका, है ना। थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है ये थोड़ा सा क्या है, चौड़ा है ना, यानी कि विषुवत रेखा वाला। तो विषुवत रेखा की परिधि कितनी है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए तो 40,075 है ना, 40,075 किलोमीटर जो आपकी विषुवत रेखा की परिधि है। देखिए, तो विषुवत रेखा की परिधि जो है, और इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट में तय करती है ना। अपनी धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है तो 23 घंटा है ना, 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, आपको पता है। ठीक है, तो इतना देर में एक चक्कर ये लगा लेती है। अर्थात क्या हुआ कि पृथ्वी की जो परिक्रमण की गति है वो क्या है दोस्तों, तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपसे घंटा पूछा जाए कि 1 घंटा में जो हमारी पृथ्वी कितनी चक्कर लगाएगी, तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा लगाएगा। अगर 1 मिनट में पूछ लिया जाए तो इसमें क्या करेंगे, हम 60 से भागा दे देंगे। इसमें 60 से अगर आप भागा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट। तो 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, जो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछ सकता है कि विषुवत रेखा की परिधि कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर है ना। और एक चक्कर जो पृथ्वी जो घूमती है अपनी धुरी पर, तो उसको कितना समय लगता है, तो 23 घंटा 56 मिनट लगता है आपको। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण जो गति है वो कितनी है, तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटा कितना हुआ, 1674। अगर पूछे कि मिनट कितना लगेगा, तो मिनट लगाने के लिए हमको 60 से भागा देना पड़ेगा, और जब 60 से भागा दीजिएगा तो आप आएगा 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट, जो ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 19 नंबर।
19 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। जी हाँ, आप मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है, ये क्वेश्चन है ना। तो जैसे देखिए आपकी पृथ्वी, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, आप देखे होंगे कि भारत है ना, ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी छोर पर आप देखे होंगे कि थार का मरुस्थल है। यहाँ पर है आपको अफ्रीका महादेश, अफ्रीका के पश्चिमी छोर पर देखिएगा कि सहारा का मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका में आप देखिएगा कि अटाकामा का मरुस्थल है आपको पश्चिमी छोर पर। तो आप जितना भी ज़्यादा करके जो मरुस्थल देखिएगा वो पश्चिमी छोर पर मिलेगा, और ये कहाँ पर मिलेगा, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। तो कहाँ पर अधिक होने की संभावना जो होती है पृथ्वी पर मरुभूमि होने का, वो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है। 23 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर जो होता है 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा के आसपास जो होता है, यहाँ पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। देखिए मरुस्थल बनने का बहुत प्रकार है, ऐसा नहीं है, बहुत मरुस्थल बनने के लिए टोटल 4 प्रकार है। आपका मरुस्थल किस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। तो वो तो बहुत लंबा पॉइंट चला जाएगा आपको, है ना। यहाँ पर आप सीधा याद रखिएगा कि 23 डिग्री अक्षांश के आसपास जो होता है सबसे अधिक मरुभूमि को देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये क्वेश्चन देखिए कल भी आपको बताए थे कि सौर मंडल जो हमारा है, इसका जो मुखिया है, वो मुखिया कौन है, तो मुखिया है सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएँ हैं, ये सभी इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो ग्रह है दोस्तों, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये है आपका सन, है ना। तो सन से क्रम से आपको बताए थे, सबसे पहले बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी था, फिर मंगल था, फिर बृहस्पति था, फिर शनि था, फिर अरुण था, फिर वरुण था। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसके बीच में क्या है, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टियां हैं, है ना। और इसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद आता है आपका शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है आपका वरुण, उसके बाद आता है आपका पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। तो सबसे छोटा कौन होता है दोस्तों, तो सबसे छोटा है आपका बुध, और सबसे बड़ा कौन है, तो आपका बृहस्पति। दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका शनि। पृथ्वी कितने नंबर पे आता है, तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये भी पृथ्वी के बारे में ही पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी कैमा है, तो पृथ्वी जो है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। जो दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका शनि, तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। हाँ, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भी। चलिए तो 21 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 21 का हो जाएगा दोस्तों आपका 29.5 वर्ष। यानी कि शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 29.5 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। यूरेनस जो है, यानी कि यूरेनस को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए कभी कभी इंग्लिश दे देता है आपको, है ना। तो यूरेनस को हिंदी में कहा जाता है अरुण, है ना। अरुण ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 84 वर्ष, ठीक है। कितना समय लेता है, 84, ठीक है। चलिए अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 27 है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 है कि किसी एक स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। देखिए जैसे कि कोई भी जगह है ना, आप ले लीजिए, भारत का ही ले लीजिए, है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यहाँ पर आपका भारत है, ठीक है। तो भारत को ही अगर आप ले लेते हैं तो समय निर्धारण करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, देशांतर जरूरी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होना चाहिए, प्रधान मध्याह्न रेखा होना चाहिए, अक्षांश रेखा होना चाहिए। देखिए जो जरूरी है ना, सबसे जरूरी जो चीज़ है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है। प्रधान मध्याह्न ही रेखा है, इसी से निर्धारित किया जाता है कि कौन सा जो देश है वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, और जो भी ईस्ट में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो वेस्ट में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, इसी से निर्धारित किया जाता है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान जो मध्याह्न रेखा है दोस्तों, ये कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से ये गुजरती है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा। और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, और अगला जो सवाल है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी कि इकोनॉमिक्स का सवाल है। कुछ देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रश्न,
ठीक है, चलिए तो आप लोग थोड़ा सा इसका जवाब दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, चलिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर जो दोस्तों ये किससे संबंधित है। देखिए हिंदू, हिंदू का अर्थ क्या हो रहा है कि मतलब कि ये किसी धर्म से संबंधित है ना, किसी धर्म से संबंधित है। तो ये जनसंख्या की बात कर रहा है ना आपका, ये जनसंख्या की बात कर रहा है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है? आपका जनसंख्या से संबंधित है। सिंपल बात है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। और भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो हिंदू की है ना। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो आकार है वो है आपका 1 हेक्टेयर से भी कम है ना, इसका जो आकार है। और ये किसका कह रहा था? तो कृषि भूमि जोत है ना, सीमांत कृषि भूमि जोत। देखिए जो आकार होता है ये बहुत प्रकार का होता है आपका, जैसे कि सीमांत कृषि भूमि जोत का कितना हो गया आपका? 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया आपका, है ना, 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि छोटी जोत कितनी होती है ना, तो छोटी जोत कितनी होती है आपकी, ये बता दीजिए। अगर छोटी जोत भी आपको पूछ सकता है तो छोटी जोत का जो आकार होता है वो होता है 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। और छोटी जोत हो गया। अर्ध मध्यम जोत कितना होता है दोस्तों? तो 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्यम जोत कितना होता है, तो 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। अगर पूछ लिया जाए कि बड़ी जोत का आकार कितना होता है, तो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो ये 5 प्रकार का जोत होता आकार होता है ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। सीमांत कृषि भूमि कितना था? तो 1 हेक्टेयर से आपका कम था, है ना। और छोटी जोत कितना था? तो 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में था। अर्ध मध्यम जोत कितना था? तो 2 से 4 था। और मध्यम कितना था? तो 4 से 10। और बड़ी कितना है? तो 10 से अधिक है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। 5 प्रकार में से एक प्रकार हमेशा आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये पाँचों आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 26 नंबर की, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? देखिए बिहार की जो भूमि है ना, कृषि जो भूमि है, इसका जो जोतने का जो औसत आकार पूछ रहा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, न्यूनतम है या न्यूनतम से दूसरा है या उच्चतम है या उच्चतम से दूसरा है। तो बिहार की जो स्थिति है वो न्यूनतम से दूसरा आता है ना, नीचे से दूसरा पर है, ठीक है, न्यूनतम से दूसरा है। अगर पूछा जाता है, यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता कि सबसे मतलब जोत का आकार सबसे बड़ा किस राज्य का है ना, तो जोत का आकार जो है सबसे बड़ा किस राज्य का है? तो बड़ा है दोस्तों आपका पंजाब का, ठीक है। तो बड़ा भी याद रखना है, किसका है? पंजाब का। और बिहार का कितने नंबर पर है? तो न्यूनतम से लेकर के दूसरे नंबर पर है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका 27 नंबर। कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो क्या होगा? तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण करता है दोस्तों, वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1965 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। 1965 में जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय इसका क्या नाम था? तो कृषि मूल्य आयोग। उस समय इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग। उस समय नाम था कृषि मूल्य आयोग। लेकिन 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल के कर दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? तो हेड क्वार्टर है आपका दिल्ली, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 28। प्रश्न है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो लागू हुआ है ये 2005 ईस्वी से लागू हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी 2005, ठीक है। देखिए ये जो अर्थ निवारण अधिनियम जो है ना, ये बार बार संशोधन होते रहता है, ठीक है। अर्थ जो शोधन निवारण अधिनियम है ये सबसे पहले 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ और इसको 2005 ईस्वी में लागू किया गया सबसे पहले। इसके बाद फिर इसको 2009 ईस्वी में इसको संशोधित किया गया, फिर 2009 में इसको लागू किया गया, फिर 2012 में इसको संशोधित किया गया, 2013 में इसको लागू किया। तो ये सबसे नया पुराना वाला पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी। अगला सवाल है आपका 29 नंबर।
29 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि TRIMS का मतलब कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ना। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिलेटेड है ना, ये रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और मेजर्स, MEASURES है ना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इंग्लिश में भी ये ध्यान रखिएगा, और इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, तो ये होता है आपका इसका फुल फॉर्म आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला सवाल है जो आपका विज्ञान से संबंधित है ना। तो चलिए हम लोग विज्ञान से कुछ प्रश्न देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है, बताइए। देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, प्रकाश। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, प्रकाश, है ना। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो इसमें देखिए आपको बहुत प्रकार का आपको आंसर मिलेगा इसमें, है ना। कहीं कहीं आपको दूसरा चीज़ मिल जाएगा, यहाँ कुछ हम आपको दूसरा बता देंगे। NCERT में आप दूसरा देखिएगा, गूगल पर आपको दूसरा चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि यही चीज़ आपको एग्जाम में मारना है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 39, यहाँ एक जीरो छूट गया है, एक जीरो यहाँ पर और दे दीजिएगा, है ना। 3900 लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर इसको पूछा जाए नैनोमीटर में कितना होता है ना, NM में इसका जो सीमा होता है, वो तरंगदैर्घ्य की जो सीमा होती है वो कितनी होती है, तो 320 से लेकर के 860 नैनोमीटर तक होता है इसका नैनोमीटर में। और एंगस्ट्रॉम में अगर बोला जाए तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। बार बार BPSC में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो ध्यान रखिएगा 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। देखिए, ये जो एंगस्ट्रॉम है ना, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आपको एग्जाम में दे देगा आपको। ठीक है, ये आपको आगे पीछे भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप NCERT बुक पढ़ते हैं तो NCERT बुक में आपको क्या मिलेगा, 400 से लेकर के, है ना, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसी के आसपास आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो NCERT वाला आपको थोड़ा सा ज़्यादा मान्यता मिलता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है दोस्तों। तो सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता है? देखिए, सौर विकिरण मतलब क्या हुआ, सौर की जो विकिरण है वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश है। तो प्रकाश जो है ये किस परास में दिखता है, नैनोमीटर में आपको पूछ रहा है ना। इसके पिछला जो प्रश्न था वो भी वही था, वहाँ पर सिर्फ आपको दे दिया था दृश्य स्पेक्ट्रम, है ना। तो यहाँ पर कर दिया आपको सौर विकिरण। तो सौर विकिरण भी क्या, एक प्रकार का प्रकाश ही है। तो इसका जो प्रकाश जो परास जो दिखता है वो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। अभी आपको बताए थे कि NCERT बुक में आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में इसका परास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर की, आर्द्रता जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है? तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ना। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके, है ना, कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, जल्दी बताइएगा। देखिए, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, तो द्रवों और जल के तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है दोस्तों, जल के घनत्व को मापा जाता है आपका। ठीक है, चलिए सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति मीटर। देखिए, तो जो दाब की इकाई होती है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। देखिए, दाब क्या है, तो दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है दोस्तों, तो दाब एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34, कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक अभी आपको बता दिए, है ना। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ये क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में फिक्स है, अदिश और सदिश से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है ना, कि कौन अदिश है निम्नलिखित में से, कौन सदिश है निम्नलिखित में से, और आप बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए तो आज इसको क्लियर करते हैं। देखिए वैसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है ना, दिशा प्लस परिमाण, जब दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो तो उसको कहा जाता है दोस्तों सदिश राशि। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और जिसमें सिर्फ दिशा हो, है ना, परिमाण नहीं हो, उसको कहते हैं अदिश राशि। जिसमें क्या हो, सिर्फ दिशा हो, है ना, परिमाण नहीं हो, उसको कहते हैं अदिश राशि। कुछ एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, सदिश का और अदिश का, यही एग्जाम्पल बार बार आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, जैसे सदिश का एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं बल, है ना, सदिश का क्या होता है, बल हो गया, वेग हो गया, ठीक है, बल हो गया, वेग, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, ये सभी चीज़ क्या है, ये सब आपका है सदिश राशि। और अदिश में क्या आ जाएगा, जैसे आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा, आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका दाब। ठीक है, दाब क्या है, आपका अदिश राशि है। ठीक है, दाब है, आयतन है, चाल है, दूरी है, सब क्या है, अदिश राशि। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या हो गया आपका सदिश राशि। चलिए बार बार रिपीट होते रहता है, लिख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है आपको बिहार राज्य से संबंधित, और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से तो हमेशा आप कम से कम 15 से 20 सवाल आपको पूछा जाता है बिहार से। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट होते रहते हैं बिहार के एग्जाम्स में। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है, और नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है। अच्छा, मंडल बांध परियोजना, देखिए जो ये मंडल बांध परियोजना है दोस्तों, ये आपको रखी गई है उत्तरी कोयल नदी पर। ये जो मेन नदी है ये आपको झारखंड की नदी है ना, ये किसकी नदी है, तो ये झारखंड के पलामू जिला में आपको ये पड़ता है, आपको डैम उत्तर कोयल नदी के ऊपर डैम बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 ईस्वी में किया गया था। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ना। देखिए झारखंड को तो इससे फ़ायदा है ही, और इससे बिहार को भी फ़ायदा, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार के किस किस जिला को फ़ायदा है, तो जो सटा हुआ जिला रहेगा उसी को ना फ़ायदा होगा। तो जो सटा हुआ जिला है, जैसे औरंगाबाद है, गया है ना, तो औरंगाबाद हो गया, ठीक है, औरंगाबाद हो गया आपका, प्लस आपका गया हो गया। तो ये दो जिला है जिसको आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये आपको कौन बांध है, मंडल बांध परियोजना से। चलिए किस नदी पे बनाया गया था, उत्तरी कोयल नदी। अगला सवाल है आपका 37 नंबर की, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। बताइए त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, क्या होगा। जो त्रिवेणी नहर है ये बिहार की नहर है, और ये आपका गंडक नदी पर है। गंडक कहाँ गया, आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना, गंडक नदी पर ये आपका बनाया गया है त्रिवेणी नहर, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए, तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, या बॉक्साइट के लिए। देखिए कैमूर का जो पठार है ये आपको चूना पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए, चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर के लिए ये आपका फेमस है कैमूर का पठार। देखिए कैमूर का जो पठार है दोस्तों, ये दो जिला में फैला हुआ है। एक तो आपका रोहतास में फैला हुआ है ना, एक तो आपका रोहतास में है, और दूसरा है आपका कैमूर में, है ना, दूसरा है आपको कैमूर में। तो ये दो जिला में आपका फैला हुआ है, और ये जो पठार है ये सैल, चूना और बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 39। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जाते जाते, है ना। अभी तो आपका 10 से 12 प्रश्न अभी होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है, बताइए। अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ पड़ता है, तो अनुपम झील में आपका बिहार में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील है दोस्तों आपका राजस्थान में। सांभर कहाँ है, राजस्थान में है। सुखना झील कहाँ है, तो ये है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ है, चंडीगढ़ में है। और कामा झील कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपको हरियाणा में। तो ये तीनों झील आपका ध्यान रखिएगा, है ना। अनुपम झील कहाँ है, तो ये है आपका अपना बिहार में। और बिहार में कहाँ है, तो बिहार में है आपका कैमूर में, है ना। बिहार के कहाँ है, तो बिहार के कैमूर जिला में है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हर बार देखते होंगे बरसात के दिन में क्या होता है, बाढ़ आता है ना, उत्तर बिहार में, है ना। बिहार को आपको दो भाग में बांट सकते हैं, बीच में गंगा नदी से। उत्तरी बिहार में क्या होता है, हर साल बाढ़ आता है। सूखा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाढ़ आता है हर साल आपका दोस्तों उत्तर बिहार में। और बाढ़ से बीपीएससी के मेंस में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अगला प्रश्न है 41 नंबर की, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है। बताइए बिहार के क्षेत्रफल में, बिहार का क्षेत्रफल कितना, सबसे पहले तो यही आप क्वेश्चन छापिए, है ना, कमेंट बॉक्स में छापिए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है सबसे पहले। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और कुल बोया गया जो भूमि है दोस्तों, उसका जो प्रतिशत है वो है आपका 60%, है ना। तो इसका इतना का 60% क्षेत्र पर क्या होता है, मतलब कि बुआई होता है ना, रोपाई होता है, खेती होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। जी हाँ, देखिए ऐसे तो बिहार में अगर देखा जाए तो कोयले का भंडार है ही नहीं, क्योंकि झारखंड जब से अलग हो गया है तब से जितना भी सारा भंडार तो जो था सब कहाँ चल गया, सब चल गया झारखंडी में, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बच गया, कुछ नहीं, बस बाली बच गया बिहार में। तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन ये क्या है, अनुमानित पूछ रहा है आपको, है ना। क्या पूछ रहा है, अनुमानित पूछ रहा है। तो अनुमानित जो है वो 16 करोड़ टन है। अगर आपको पूछ दिया जाए प्रमाणित, अगर पूछ दिया जाए कि प्रमाणित कितना है, तो प्रमाणित है आपका 0, है ना। प्रमाणित क्या है, तो प्रमाणित कुछ नहीं है, क्योंकि सारा चल गया झारखंड में, हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस बालू ही बालू बचा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 16 करोड़ टन अनुमानित है कि इतना हमारे पास कोयला है अभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर, प्रश्न है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन है। बताइए जंगल कितना है। देखिए अगर जंगल की बात किया जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है और क्षेत्रफल में भी पूछ लिया जाता है। तो दो प्रकार का यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि परसेंटेज कितना है और क्षेत्रफल कितना है। सॉरी। देखिए अगर वन की बात करें तो बिहार में कितना वर्ग मीटर वन है, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल में देखिए ऑप्शन में जो आपको दिया गया है दोस्तों, ये सारा ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। इसका एक ऑप्शन होना चाहिए ई, इनमें से कोई नहीं। और जो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7,288 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, 7,288 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन का क्षेत्रफल है आपका। अगर परसेंटेज पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत पर वन है, तो 7.74, है ना। कभी कभी 6 आपको मिलेगा, कभी कभी 4 मिलेगा, तो ये घबराना नहीं है, जो भी आपको मिले उसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है। 7.74 या 7.76 इतना परसेंटेज क्या है आपको बिहार में वन है। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो 7,288 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। जी हाँ, बताइए बिहार का वो कौन सा जिला है जो किस वन से कह रहा है, तो पतझड़ वन। देखिए पतझड़ जो वन है भारत की सबसे महत्वपूर्ण वन मानी जाती है, क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन है, तो वो पतझड़ वन भी मिलता है आपको, क्योंकि बिहार है, झारखंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ये सभी जो एरिया है यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं। और तो बिहार में ये सबसे अधिक कहाँ है, तो बिहार में आपका हो जाएगा, बिहार में इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दैनिक समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर का भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाते हुए एक कानून लागू किया है। जी हाँ, अभी ये तो आपको बाल विवाह पर एक कानून लागू कर दिया गया है, किसके द्वारा ये आपको बताना है ना, किस देश के द्वारा बाल विवाह पर कानून लागू कर दिया गया है। तो ये जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिलीपींस, ठीक है। किसने लागू किया दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका फिलीपींस के द्वारा ये लागू किया गया है। देखिए फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, बहुत खच्चड़ आदमी है ना, इसको कहा जाएगा बहुत खतरनाक आदमी है, रॉबर्ट
दुगेर्टे, ठीक है, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं ये, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। और देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो 18 साल से लेकर 18 साल से कम उम्र की बालिका की जो शादी है या लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो मतलब कि उसको पाया जाता है तो ये कानून बनाया गया है कि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करना है, किसको, तो बालिका की। अब या लिव इन रिलेशन में भी अगर वो पाई जाती है तो उसको क्या मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप को 12 साल को जेल मिलेगा। जी हाँ, माँ बाप को 12 साल का जेल की व्यवस्था की गई है ये फिलीपींस में, कि अगर उनके जो बच्ची है ना, बालिका की जो उम्र है 18 साल से अगर कम की है या फिर वो लिव इन रिलेशन में है तो उसके माँ बाप को 12 साल को जेल हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए किया गया वहाँ पर क्योंकि फिलीपींस जो है ना वो मतलब कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में दुनिया में 12वें नंबर पर आता है आपका, ठीक है। फिलीपींस कितने नंबर पे आता है बाल विवाह के मामले में, 12वें नंबर पे आता है, इसलिए ये कानून वहाँ पर बनाया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिलीपींस। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर की, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए इसको कहा जाता है CACP, ठीक है, फुल फॉर्म CACP आप याद रखिएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग। इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए आपको तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। अभी आपको बताए थे इसके बारे में, है ना, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विजय पाल शर्मा। इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया दोस्तों, तो विजय पाल शर्मा को बनाया गया है और ये दूसरी बार बने हैं विजय पाल शर्मा जी। इनका काम क्या है, तो MSP का निर्धारण करना, ठीक है। काम क्या है, तो MSP का निर्धारण करना। MSP का मतलब क्या होता है ना, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। और ये जो MSP जो बनाया जाता है ये कितने फसलों के लिए तैयार किया जाता है MSP, तो 24 फसलों के लिए। और इसमें गन्ना का निर्धारण नहीं किया गया, ये भी याद पूछा जाता है कि गन्ना का निर्धारण किसमें किया गया है, तो उचित और लाभकारी मूल्य के लिए गन्ना का निर्धारण किया गया है। MSP में गन्ना को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। जी हाँ, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो वायर। क्रिप्टो वायर के द्वारा ये आपको इंडेक्स लॉन्च किया गया है। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स है ना, इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स है इसका जो नाम है वो है आपका IC15। क्या नाम है आपका, IC15। I का मतलब क्या हो गया, इंडिया, C का मतलब क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी, और 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब ये होता है कि इसमें जो शीर्ष व्यापार करने वाले जो 15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में सूचना होगी, ठीक है। जो व्यापार किया जाएगा एक देश से दूसरे देश में, उसके मतलब उसके बारे में यहाँ पर सूचना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टो वायर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया। ये आपका जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो नाम रखा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने का मतलब ये घोषणा किया गया है, तो वो जनरल बिपिन रावत जो हमारे फर्स्ट CDS थे, है ना, फर्स्ट CDS थे, है ना, इन्हीं के नाम पर रखने का नाम किया गया मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम। तो ये याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर। अगला सवाल है आपका 49 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8 जनवरी को ये घोषणा हो गया और जब से घोषणा हो जाता है तब से क्या हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाता है, आदर्श आचरण संहिता जिसको कहा जाता है। तो जब से ये चुनाव की घोषणा हो जाती है यानी कि 8 जनवरी से घोषणा हो गई, उसी समय से आदर्श आचरण संहिता लागू कर दिया गया।
देखिए, आदर्श आचरण संहिता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना इसका होता है। और देखिए कितने राज्यों में किया गया, तो ये टोटल 5 राज्यों में ये घोषणा किया गया। कौन कौन राज्य है आपका, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद कौन है, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड के बाद दोस्तों आपका पंजाब है, पंजाब के बाद आपका मणिपुर है, मणिपुर के बाद आपका गोवा है। तो ये 5 राज्यों में ये आपको घोषणा किया गया है चुनाव के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका चुनाव होगा ये आपको 7 चरणों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 70 विधानसभा सीट है। और उत्तराखंड में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर धामी है। नेक्स्ट है आपका पंजाब, और पंजाब में कितने सीट है विधानसभा का, तो 117 विधानसभा सीट है। और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन, अभी जो चर्चा में रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी, है ना, याद रखिएगा। अगला जो थे वो आपका मणिपुर है, तो मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। और मणिपुर के अभी सीएम कौन है, तो बीरेन सिंह है ना। और लास्ट है आपका गोवा, और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40, और 40 है। और यहाँ अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में है, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है। यूपी में कितने चरण में होगा आपका, 7 चरण में आपको चुनाव होगा। ये चरण भी आपको पूछ लिया जाता है किस किस चरण में होगा। तो 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है उत्तर प्रदेश में, 10 को होगा, 14 को होगा, 20 को होगा, 23 को होगा, 27 को होगा, 3 को होगा और 7 को होगा। 7 मार्च को ये लास्ट हो जाएगा और 10 मार्च को इसका फैसला आ जाएगा। उत्तर प्रदेश क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा विधानसभा सीट आपको पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका है, तो उत्तर प्रदेश का ही है ना। 403 सीटें पर यहाँ पर चुनाव होती है ना। उत्तराखंड में 1 चरण में हो जाएगा आपका 14 फरवरी को, ठीक है। पंजाब में आपका 1 चरण में हो जाएगा 14 फरवरी को। मणिपुर में हो जाएगा आपका 27 फरवरी और 3 मार्च को। गोवा में हो जाएगा आपका 14 फरवरी को। देखिए डेट कितना अच्छा यहाँ पर चुना है, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन। चलिए, तो ये रहा आपका चुनाव से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 राज्य में हो जाएगा इसका मेन रूप से आंसर। देखिए कल का सवाल क्या था आपका, कल का जो सवाल था दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताना है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है ना। कल ही आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया था कि भारत का पूछ रहा है ना, ये मुख्य भूमि का नहीं पूछ रहा। अगर मुख्य भूमि का पूछता तो यहाँ पर हो जाता कन्याकुमारी, लेकिन ये भारत का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो दक्षिणतम छोर है ना, इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूछता कि मुख्य भूमि का, है ना, मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ क्या है, कन्याकुमारी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है। आज का सवाल है आपका कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आज का सवाल है। और इसको कमेंट बॉक्स में सब जल्दी से आप लोग को नीचे छाप देना है। ठीक है, तो ये रहा आज का सवाल। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग बताइएगा। और ये 7वां नंबर टेस्ट था आपका। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहता है, लेकिन हमारा जो एक टारगेट है वो है आपका 67th BPSC। और इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप पे, आपको टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर कितना है, 7857824310। तो ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर। इस पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपने ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी मटेरियल आपको मिलते रहते हैं, है ना। करेंट अफेयर आपको डेली वहाँ पर आपको मिलते रहता है। ठीक है, तो आज का ये मोटिवेशनल स्पीच था कि खोकर पाने की मज़ा ही कुछ और है मेरे दोस्त, और रोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ, तो हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसी शब्दों से आज का ये क्लास समाप्त करते हैं, और फिर हम कल मिलते हैं 9 बजे रात में। तो सभी लोग ज़रूर से ज़रूर आइएगा 9 बजे, अपने दोस्तों को ही बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट BPSC स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग कल रात में 9 बजे ज़रूर से ज़रूर लाइव जुड़िएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखें। बहुत ठंड है, थोड़ा सा बच कर रहिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।